चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर रीड करने वाले हैं वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, तो फर्स्टली इसमें टाइमलाइन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ रीड करने वाले हैं। 1856 में एनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन हम यहाँ रीड करने वाले हैं एंड 1857 रिवॉल्ट रीड करेंगे। और 1857 के रिवॉल्ट के बाद कौन सी चीज़ें चेंज हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से इंडिया के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अब सारी पावर 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन क्या था, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की क्या घोषणा थी, वही सब हम यहाँ रीड करने वाले हैं। तो देखिए वार्म अप में देखते हैं। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, social and religious policies followed by the British government in India caused anger and discontent among the people. Wait beta. तो देखिए बेटा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, इंडियन क्यों गुस्से में आ गए थे, क्यों क्रोधित हो गए थे, क्या कारण था कि सभी इंडियंस धीरे धीरे अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो क्या उसके पीछे रीज़न था? इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं था, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी थे। पॉलिटिकल रीज़न का मतलब राजनीतिक कारण, इकोनॉमिकल मतलब लोगों का जो काम था, लोगों की जो जॉब थी, किस तरह से उनसे धीरे धीरे स्नैच होती चली गई, किस तरह से उन्हें लॉ जॉब को, जैसे कि हमने अर्लियर चैप्टर में रीड किया था, जो सिपाही थे, इंडियन सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनको हायर पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता था, ठीक है। और साथ में जो उनकी पे की अगर हम बात करें तो वो भी कम ही होती थी। इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक जो रीज़न रहे, सोशल मतलब जो सामाजिक रीज़न रहे, रिलीजियस मतलब जो धर्म से रिलेटेड पॉलिसीज़ थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सी कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस जो पॉलिसी फॉलो की थी, वही फॉलो करने की वजह से इंडियंस जो हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे नाराज होने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारे इंडियन पीपल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। टिल द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवॉल्ट तक देयर वर सेवरल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट दोज वर पुट डाउन बाय द ब्रिटिश विद ईज। लेकिन देखिए बेटा, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उस टाइम पीरियड तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे अपराइजिंग, अप एंड डाउन को फेस करना पड़ा था, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, इंडिया जो कंट्री थी जहाँ पर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया हुआ था, तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में पूरी तरह से ब्रिटिश ने उन सभी जिन्होंने भी इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश थी उनको दबा दिया और उनकी पावर को ख़त्म कर दिया, उनको मरवा दिया, ठीक है। और दोबारा ये कब किया इन्होंने, सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल क्यों कर लिया 1857 के बाद? क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने छूट दे रखी थी, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि शायद जो इंडियंस हैं दोबारा फिर उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर कभी दोबारा ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडियन ना जाएं, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी अपनी पॉलिसीज चेंज की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, क्या रीज़न रहे, ठीक है। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज स्टूड बिफोर द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इन 1857। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश अथॉरिटी मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सामने बहुत से चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी। व्हेन द एक्सट्रीम डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड टू अ ग्रेट रिवॉल्ट बाय द इंडियंस। क्यों थी बेटा, क्यों चुनौतियां थी?
क्योंकि 1857 के टाइम पीरियड पर बहुत सारे इंडियंस जो थे ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। उन्होंने एक अपना ग्रेट, बहुत बड़े स्केल पर रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। रिवॉल्ट का मतलब विद्रोह, ठीक है। जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत बड़े स्केल पर रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी चैलेंजेस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने था कि किस तरह से वो उस रिवॉल्ट को सप्रेस करें, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंडिया में उसकी फाउंडेशन को, उसकी नींव को हिला दिया पूरी तरह से। शुक द फाउंडेशन का मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव थी उसको पूरी तरह से हिला दिया, ठीक है, चिंता में डाल दिया। इट मीन्स उन्होंने देखा कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इंडियंस इतने उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर ये रिवॉल्ट हुआ था, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी टेंशन में आ गई। द मेन पर्सन्स बिहाइंड दिस रिवॉल्ट वर द सिपॉइज। जो मेन पर्सन थे, मतलब मेन जो व्यक्ति थे इस रिवॉल्ट के पीछे, कौन थे? सिपॉय। सिपॉय कौन थे? सोल्जर्स, इंडियन जो सोल्जर थे, वो इसके पीछे मेन रीजन रहा, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिपॉय म्यूटनी। इसीलिए इसको सिपॉय म्यूटनी भी कॉल किया जाता है। सिपॉय म्यूटनी का मतलब बहुत बड़ा रिवॉल्ट जो कि सोल्जर्स के थ्रू स्टार्ट किया गया था। ओके, रिवॉल्ट बाय सोल्जर्स। इट बिगन एज अ सिपॉय म्यूटनी बट इट सून engulfed a large part of the nation। देखिए बेटा, स्टार्टिंग में तो ये एक सिपॉय म्यूटनी ने, मतलब सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी संख्या ने, आर्मी ने, सोल्जर्स जो थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे ये रिवॉल्ट जो है, एनगल्फ्ड का मतलब ओवरटुक, धीरे धीरे ये सारा जो है और पूरी इंडिया जो नेशन थी, पूरे राष्ट्र में धीरे धीरे फैल गया। इट वॉज अ saga of exemplary courage and heroism shown by thousands of soldiers। देखिए बेटा, ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, ये एक हमें ऐसे करेज, एक ऐसे साहस, हिम्मत और एक हीरो के जैसे, जैसे एक हीरो, मतलब बहुत सारे हीरोज इसके अंदर जो सोल्जर थे वो एक हीरो की भांति यहाँ पर इस रिवॉल्ट को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी है, सैगा मीन्स एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी है बेटा ये जिसमें बहुत सारे पीसेंट्स, सोल्जर्स, सिर्फ एक सोल्जर्स ने ही नहीं पार्टिसिपेट किया इसमें, सोल्जर्स के अलावा जो इंडियन पीसेंट्स थे, आर्टिशंस थे, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि सभी फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। आर्टिशंस कौन होते हैं? जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो भी किसी कला को जानते हैं। पीसेंट्स जो फार्मर थे, किसान थे। सोल्जर सैनिक, इन सभी की जो सिचुएशन थी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, ठीक है। इनको बहुत सफ़र करना पड़ा अपने काम को लेकर, क्योंकि सारा ट्रेडिंग, सारा मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ किसने कंट्रोल कर लिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जो भी पीसेंट्स थे, आर्टिशंस थे, इन्हें फोर्स किया जाता था ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। इसीलिए सोल्जर्स, पीसेंट, आर्टिशन कोई खुश नहीं था, ठीक है, इनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी से। इसीलिए धीरे धीरे सभी मिलकर इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। सम हिस्टोरियंस रेफर टू इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं, कुछ इतिहासकारक जो हैं, उनका मानना है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ये फर्स्ट वॉर था, ठीक है। ये तो इसके कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से ये फेल हो गया, वरना ऐसा माना जाता है कि 1857 में ही हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न रहे, एक तो आपसी जो लोकल रूलर्स थे उनकी आपसी फूट की वजह से, ठीक है। दूसरा, एक टाइम पर ये हर जगह नहीं स्प्रेड हुआ, जो एक टाइम, एक डेट डिसाइड की गई थी, उस तय डेट से पहले ही ये अलग अलग प्लेस पर
स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक यूनिटी नहीं बन पाती। ठीक है, यूनिटी में पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये जब अलग अलग सेपरेट सेपरेट अलग अलग टाइम पीरियड पर लोगों ने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, इनके अगेंस्ट युद्ध शुरू किया, तो इनको मौका मिल गया अपने बचाव का, जिसकी वजह से हमें 1857 में रिवॉल्ट नहीं मिल पाई। अब आती है बात कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। क्या रिवॉल्ट? रिवॉल्ट होता है विद्रोह, कॉजेज मीन्स कारण। क्या इस विद्रोह के क्या कारण रहे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो पीपल गए, तो इसका क्या रीजन रहा? द अपराइजिंग वॉज अ रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड restlessness of the people from all sectors against the tyrannical British rule। देखिए बेटा, जो भी ये रिवॉल्ट के रीजन रहे, तो ये किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक्यूमुलेटेड रेस्टलेसनेस ऑफ द पीपल, लोगों के बीच बहुत एक कोई कारण नहीं रहा, धीरे 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 बहुत से कारण इकट्ठे होते चले गए, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरीवश हर सेक्टर से इस ब्रिटिश गवर्नमेंट की टायरेनिकल, ब्रिटिश रूल का मतलब अत्याचारी जो ब्रिटिश रूल था, अत्याचारी जो ब्रिटिश शासन था, जो इंडियंस के को फेवर नहीं करता था बल्कि इंडियंस को दबाता था। ठीक है, तो इन सभी अत्याचारी पॉलिसीज के वजह से ही ये रिवॉल्ट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। अब इसके पीछे जैसा कि हमने देखा पॉलिटिकल रीजन भी थे, सोशल रीजन भी थे, रिलीजियस रीजन भी थे। ठीक है, तो इन्हीं सभी रीजंस के बारे में अब हम यहाँ रीड करेंगे आगे। तो फर्स्ट आता है सोशल कॉजेज। तो देखिए सोशल कॉजेज की अगर हम बात करें, लॉज दैट, सोशल कॉजेज का मतलब सामाजिक कारण, लॉज दैट इंटरफेयर विद द रिलीजन एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। तो सामाजिक कारण क्या रहे? वो लॉ जो भारतीय कस्टम, भारत के रिलीजन धर्म के साथ और भारत के रीति रिवाजों के साथ इंटरफेयर करता था। कुछ ऐसे कानून बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कि इंडियन सोसाइटी में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बनाए थे। हालांकि कुछ लॉ तो इनके जो है फीमेल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फ़ायदेमंद रहे, लेकिन कुछ लॉ जो हैं इनके बनाए गए गलत भी हुए। ठीक है, तो द ब्रिटिश पास्ड मैनी लॉज टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। जो ब्रिटिश थे इन्होंने इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज था, उसके अंदर सुधार लाने के लिए, ठीक है, रिफॉर्म होता है सुधार, सुधार लाने के लिए बहुत सारे लॉ पास किए। ठीक है, बहुत से कानून बनाए। ठीक है, अब कौन क्या चीज़ें सुधार गई? जो भी सामाजिक बुराइयां हमारे इंडियन सोसाइटी में फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा। ठीक है, विधवा को मैरिज कर दोबारा रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी, या चाइल्ड मैरिज कर दी, बाल विवाह कर दिया जाता था। तो इन सभी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे ब्रिटिश ने जो है लॉ बनाए। दे वर मोस्टली एम्ड एट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ women like banning sati, legalizing widow remarriage। देखिए बेटा, जो ब्रिटिश थे इन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए सोसाइटी से, और जो विडो रीमैरिज थी उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो वीमेंस थी उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाए, ताकि जो समाज में फैली बुराइयां थी उस टाइम पीरियड पर उनको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो इंडिया में कुछ ऐसे पर्सन थे जो पूरे कट्टरवादी होते हैं, अपने मतलब अपने रिलीजन को लेकर या अपने कस्टम को लेकर बहुत ही रूढ़िवादी होते हैं, जो चेंज नहीं चाहते। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, तो ये भी एक रीज़न रहा रिवॉल्ट का। सेकंड पॉइंट आता है इसमें रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। जो बदलाव आया उसका क्या रिस्पॉन्स निकला?
द ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्म्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है बेटा? रूढ़िवादी। ओके। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो था इंडिया का, इंडियन सोसाइटी के अंदर, लुक्ड अपॉन दीज मेजर्स विथ सस्पिशन एंड इंटरप्रेटेड them as ways of interference in the social customs of Indian society। देखिए, जो रूढ़िवादी थे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन समाज के अंदर जो रूढ़िवादी लोग थे, उनका मानना था कि जो ब्रिटिश के थ्रू जो भी ये मेजर, जो भी उपाय निकाले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन कस्टम, इंडिया की जो रीति रिवाज है, उसका जो पुराने जो उनके रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो उन्होंने ब्रिटिश लॉ को सस्पिशन मतलब संदेह की दृष्टि से देखा, और इंटरप्रेटेड मतलब इस लॉ को इस तरह से लोगों के सामने एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ इनका दिखावा है, जो हमारे कस्टम के साथ छेड़छाड़ करने का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्मर्स, जो भी रिफॉर्म किए गए, जो भी सुधार किए गए, इसको रूढ़िवादी लोगों ने पसंद नहीं किया। अब आता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियंस ड्यू टू द रेशियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ऑल्सो लेड टू मच रिसेंटमेंट। देखिए बेटा, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस के साथ, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में उनके कलर को लेकर, गोरे और काले, इस तरह से गोरे और कालों के बीच में जो उन्होंने कलर के बेसिस पर भेदभाव किया, ठीक है, वो सबसे बड़े नाराजगी का, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, बहुत बड़ी नाराजगी का कारण रहा लोगों के बीच। The British considered themselves superior to the Indians। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियंस से अपने आप को सुपीरियर मतलब अच्छी क्वालिटी का माना। In many cases, the Indians were not allowed to enter parks, gardens, roads, and other facilities that were frequented by the British। ब्रिटिश जिन पार्क्स, गार्डन, रोड्स या अनदर फैसिलिटीज जो ब्रिटिश को लगातार मिल रही थी, वो फैसिलिटी इंडियंस को नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हुए, बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हुए। एजुकेटेड इंडियंस सर्विंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर नेवर अपॉइंटेड टू हायर पोस्ट। यहाँ तक कि जो इंडियन एजुकेट थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हाई पोस्ट पर, बड़े जो पद होते थे उन पर नहीं रखा जाता था। जैसे कि हमने अर्लियर चैप्टर में रीड किया था, सिपोए जो कंपनी ट्रुप बनाई गई थी, उसमें सूबेदार की पोस्ट से ऊपर कोई हायर पोस्ट इंडियंस को नहीं दी गई। हालांकि जो भी सूबेदार एक लास्ट पोस्ट थी इंडियंस के लिए, इंडियन सोल्जर के लिए, ठीक है, लेकिन इससे बड़ी और भी पोस्ट थी रॉयल कंपनी के अंदर, रॉयल ट्रुफ के अंदर जो मिली हुई थी, वो सारी किसको मिली हुई थी? ब्रिटिश सोल्जर्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा नाराजगी का, जो समाज के अंदर भेदभाव किया जा रहा था कलर के बेसिस पर, ब्रिटिश और इंडियन के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा था, ये भी बहुत बड़ी नाराजगी का कारण बना। किसके बीच में? इंडियंस के बीच में। ओके। अब देखिए यहाँ निटी ग्रिटी में चपातीज एंड chapatis and lotus began to be circulated around large parts of India, quoting the famous line सब लाल होगा। देखिए बेटा, चपाती और लोटस, इनको सर्कुलेट करते हुए हर इंडियन को क्या लाइन इनके ऊपर लिखकर या ये देकर, क्या मतलब एक वर्ड यूज किए गए कि सब लाल होगा, मीन्स एवरीथिंग विल टर्न रेड, जिसका मतलब दे पास्ड अराउंड पीपल फ्रॉम टाउन टू टाउन एंड विलेज टू विलेज एज बिगल ऑफ द कमिंग रिवोल्ट। इस चपाती और लोटस के थ्रू इंडियंस जो लीडर थे,
जो इस रिवोल्ट को सपोर्ट करने वाले लीडर थे, वो एक से दूसरे को क्यों पास करते जा रहे थे, इसलिए इस होप में करते जा रहे थे कि वो एक ऐसी प्लानिंग कर रहे थे लार्ज स्केल पर, धीरे धीरे सभी इंडियंस को एक साथ इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक बहुत बड़े स्केल पर युद्ध की होप उम्मीद कर रहे थे। इसीलिए वो सभी इंडियंस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू। अब आ जाता है रिलीजियस कॉजेज, मतलब जो धार्मिक कारण रहे। एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलीजियस कॉजेज मतलब जो धार्मिक कारण रहे। इस 1857 रिवॉल्ट के पीछे कुछ धार्मिक कारण भी थे। तो धार्मिक कारण कौन कौन से थे? कन्वर्जन ऑफ पीपल एंड अदर कॉजेज। लोगों के बीच धर्म को लेकर जो भी बातचीत या जो भी उनकी मान्यताएं थी, उसमें बदलाव जब इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लाने की कोशिश की गई तो इंडियंस को ये पसंद नहीं आया, तो ये भी एक रीज़न रहा। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। इस टाइम पीरियड पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो बहुत एक्टिव थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को वो क्रिश्चियन बना सकें, ठीक है, उनके धर्म के अंदर उनका धर्म का चेंज करा सकें, उन्हें उन इंडियंस को क्रिश्चियन बना सकें, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ मैनी इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज को हटाकर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। एंड द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन लैंड्स बिलोंगिंग टू टेम्पल्स, टेम्पल्स और मॉस्क्यूज से रिलेटेड जो लैंड थी, यहाँ पर टैक्स लगा दिए गए, टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही इस टैक्स बढ़े हुए रिलीजन के ऊपर, देखिए टेम्पल और मॉस्क्यू हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के ही रिलीजियस और वर्शिप प्लेस हैं। जब इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, इनकी धार्मिक यात्राओं पर भी टैक्स लगा दिया गया, तो जो ये इंडियंस थे भड़क उठे, ठीक है। एंड कन्फर्म देयर फियर दैट द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजियस फेथ। अब इन्हें ये कंफर्म हो गया हिंदू और मुस्लिम को कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश उनके रिलीजियस, उनके धार्मिक विश्वास जो हैं उनकी, उनको धीरे धीरे नष्ट करना चाह रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आता है इकोनॉमिक कॉजेज। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर नॉट फेवरेबल फॉर द इंडियंस। देखिए बेटा, जो ब्रिटिश थे इन्होंने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई इंडियंस के लिए, वो इंडियंस के फेवर में नहीं थी। दे कोज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस एज दे अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इंडिया के अंदर जितनी भी सोसाइटी में मतलब समाज में रहने वाले जितने भी सभी सेक्शन से रिलेटेड जो भी पीपल थे, जिस भी वर्क को करने वाले, चाहे वो लेबर हों, ऑनर हों, कोई भी हो, ठीक है, इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी पीपल थे उन सभी को इन ब्रिटिश पॉलिसी ने अफेक्ट किया, उनके काम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फर्स्ट अगर हम देखें तो एम्पावरमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स, जो खेती बाड़ी करने वाले थे उनकी अगर हम कंडीशन देखें तो बहुत बुरी हो चुकी थी इन ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से। द फार्मर्स सफ़र ड्यू टू हाई रेवेन्यू इम्पोज्ड ऑन दैम, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने फार्मर्स पर बहुत हैवी टैक्स लगा दिए थे, ठीक है। इन बढ़ते टैक्स की वजह से जो फार्मर्स थे धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश टुक अवे अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस। एक तो देखो बेटा टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने, एक तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा टैक्स मतलब टैक्स तो बढ़ाए बढ़ाए, साथ में जो ब्रिटिश थे किसान की
प्रोडक्शन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो है टैक्स के रूप में उनसे ले लेता था, जिसकी वजह से इन पीसेंट्स की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। इवन व्हेन द क्रॉप्स फेल्ड दे वर फोर्स्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स। इवन मतलब यहाँ तक कि जब क्रॉप्स कई बार फेल हो जाती, कई बार क्या होता, उनकी फसल नष्ट हो जाती थी, किसी नेचुरल डिजास्टर, फेमिन हो गया या किसी और वजह सूखा पड़ गया, ठीक है। तो किसी भी कारण से कई बार अगर उनकी फसल अच्छी ग्रो नहीं कर पाती थी, ऐसी सिचुएशन में भी इन्हें रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो था वो देने के लिए फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था, जिसकी वजह से अब उन्हें वो टैक्स पे करने के लिए जो मनी लैंडर होते हैं, ठीक है, जो पैसा ब्याज पर या उधार में देते हैं, तो ब्याज पर पैसा देने वाले जो पीपल थे उनसे उनको मनी उधार में लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब वो ऐसे तो देते नहीं थे, बहुत हैवी उनका इंटरेस्ट होता था, ब्याज बहुत हैवी होता था, और ये ब्याज का जो सर्कल था उनका ख़त्म ही नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से इन फार्मर्स की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती थी। व्हेन दे वर नॉट एबल टू पे बैक द लोन, जब ये किसान अपना लोन पे नहीं कर पाते थे, तो उनकी लैंड को वो मनी लैंडर जब्त कर लेता था। मतलब जब कोई किसान अपना ब्याज नहीं चुका पाया, तो मनी लैंडर क्या करता था, उसकी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेता था और अपनी उसे मजदूर के रूप में वहाँ पर रख लेता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है रुइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। धीरे धीरे जो इंडियन ट्रेड था और इंडिया के अंदर हाथ से बनी जो चीज़ें थी वो हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। तो ये भी रीज़न रहा। द आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन वर ruined by unfair competition from the machine made goods imported from Britain which were much cheaper than the handmade goods। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में, हिस्ट्री का जो हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो आर्टिशियंस थे या जो क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, उनका काम ठप होता चला गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से जो चीज़ें वस्तुएं बनकर आती थी वो मशीनों से बनकर आती थी, ठीक है, वो अब इंडिया की मार्केट में बेचने के लिए ब्रिटिश लेकर आते थे। वो हाथ से बनी चीज़ों की कंपैरिजन में चीप होती थी, सस्ती होती थी, ठीक है। तो लोग किस चीज़ को, वस्तु, कौन सी वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं? जिनका रेट कम होता है। तो चीप वस्तुओं की वजह से इन हैंडमेड वस्तुओं की जो वैल्यू थी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। जब सस्ती, अगर मार्केट में कोई सस्ती चीज़ मिलेगी तो लोग उसको ही खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये जो हैंडमेड गुड्स थी इन मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन नहीं कर पाई। ओके, तो बेटा आज हम इतना ही रीड करते हैं क्योंकि हमारा टाइम पूरा होने वाला है। कल हम लॉज ऑफ लाइवलीहुड के बारे में रीड करेंगे।